हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी की पूरी प्रोसेस क्या है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और स्टार्टिंग से लेकर के इसका एंड पूरा आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। साथ ही मैं अपनी भी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताऊंगी कि मेरे क्या सिम्टम्स थे, मेरे साथ क्या हुआ था लेबर रूम में, और फिर मुझे कौन सा पेन हुआ था, मेरे कौन से ऐसे सिम्टम्स थे, लेबर पेन के लक्षण थे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं ऐसा आप लोगों से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है नॉर्मल डिलीवरी, मैंने देखी है मेरे साथ कैसा हुआ है। और जब मैं लेबर रूम में गई थी तो मेरे साथ मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ थी, तो बाकी की स्टोरी उन लोगों ने मुझे बताई थी। लेकिन जैसे ही मेरा बेबी बाहर निकलने को आया तब उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें बोला गया था अब आप लेबर रूम में ना रहें। तो इस तरीके से हुआ था। और जब मेरा बेबी बाहर निकला था क्या हुआ ये भी मैंने देखा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स के ड्यू डेट से। अब डॉक्टर का ड्यू डेट क्या हुआ, तो डॉक्टर का ड्यू डेट हुआ जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते होगे रूटीन चेकअप के लिए, तो आपकी डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट देती होंगी। जैसे कि मैं जब अपने डॉक्टर के पास जाती थी तो मुझे स्टार्टिंग में 1 मार्च का डेट मिला। फिर ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता गया, 22 फरवरी, 23 फरवरी ऐसा होता गया। पर मेरी डिलीवरी हुई थी 18 फरवरी को। तो डॉक्टर्स आपको हमेशा एक ड्यू डेट देते होंगे, पर 60 to 70% वुमन का ड्यू डेट के पहले ही डिलीवरी हो जाती है। ज़्यादातर महिलाओं का जो डॉक्टर ड्यू डेट आपको देते हैं उसके पहले ही डिलीवरी होती है। जैसा कि मेरा भी हुआ था, मुझे डेट मिला था 1 मार्च, पर मेरा हुआ था 18 फरवरी को। और कुछ ही ऐसी रेयर ऐसी महिलाएं होंगी कि जिनकी ड्यू डेट पर होती होंगी, तो ऐसा बहुत ही रेयर है। और कुछ महिलाएं ऐसी है कि जिनका ड्यू डेट भी क्रॉस कर जाता है। और जब प्रेगनेंसी का 37 वीक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होता है। अगर 37 वीक के पहले बेबी का डिलीवरी हुआ तो वो प्री टर्म डिलीवरी कहलाता है। और अगर 37 वीक कंप्लीट हो चुका है, अगर उसके बाद आपको पेन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ या फिर वाटर बैग लीकेज हुआ, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमेशा डिलीवरी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिजेरियन, जो पेट को कट करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, और दूसरा होता है वेजाइनल बर्थ, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं। तो ये हुए 2 तरीके के डिलीवरी। मैंने ड्यू डेट बता दिया, डिलीवरी के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करती हूँ मैं कि आपको ऐसे कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, कौन से पेन हो रहा है या फिर कौन सा ऐसा दर्द हो रहा है कि जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी का जो सबसे पहला लक्षण है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ये पीरियड्स के पेन की तरह होता है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक टाइम पर ये एक्सट्रीम लेवल पर पेन होता है, बहुत ही असहनीय पेन होता है। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, यूट्रस में पेन होता है, धीरे धीरे ये पेन बढ़ता जाता है। पर कॉन्ट्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रू कॉन्ट्रैक्शन। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको यूट्रस के पास ही पेन होगा, कमर में ही आपको पेन होगा, पर वो पेन कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। जब आप आराम करोगे तब आपका ये पेन बंद हो जाएगा। तो ये हुआ फॉल्स पेन। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जब उन्हें पेन होता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चली जाती हैं, फिर वो वापस लौट के घर आती हैं, डॉक्टर्स उन्हें ये कह देते हैं कि आपको फॉल्स पेन है। तो ये हुआ फॉल्स पेन। और अब बात करते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन पेन के बारे में। तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्शन होता कैसा है, आपके पीठ से स्टार्ट होगा और कमर की तरफ बढ़ेगा और ये थाई की तरफ बढ़ता जाएगा। और ये पेन सपोज़ आपको पहली बार आया तो कुछ सेकंड के लिए रहा, फिर जब नेक्स्ट टाइम पेन होगा तो मिनटों के लिए ठहरेगा, फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे पेन बढ़ता जाएगा तो लंबे टाइम के लिए ठहरेगा और बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होगा, एक्सट्रीम पेन होगा। पीरियड्स की तरह ही पेन होगा, लेकिन पीरियड से बहुत ज़्यादा दर्द होगा इसमें। एक टाइम के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप चीखने चिल्लाने लगोगे, बहुत ही असहनीय पेन होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं भी लास्ट में बहुत चिल्लाने लगी थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये पेन होता है। तो सबसे पहला सिम्टम हुआ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको ऐसा पेन आ रहा हो, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन पेन आ रहा हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम के बारे में। तो ये है 9वें महीने में डिस्चार्ज होना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा, 8वां 9वां महीना आपका डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होना काफ़ी ही कॉमन है, पर ये डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज या तो अगर रेडिश डिस्चार्ज होगा, रेड डिस्चार्ज हुआ तब तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और अगर वाइट डिस्चार्ज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आप अपने डॉक्टर के पास भी तुरंत जाएँ। तो ये भी एक सिम्टम है नॉर्मल डिलीवरी का। और बात करते हैं जो तीसरा सिम्टम है वो है लॉस ऑफ म्यूकस प्लग और वाटर बैग ब्रेकेज। इसमें होता ये है कि हमारा यूट्रस सर्विक्स के थ्रू जुड़े हुए रहता है, ये एक एमनियोटिक फ्लूइड म्यूकस प्लग के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है।
पर ये जब डिलीवरी होने वाली रहती है या फिर कुछ महिलाओं के साथ, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, मेरा म्यूकस प्लग ब्रेक हो गया था। ये थिक पिंक डिस्चार्ज होगा और इसमें पानी आपका ज़्यादा ही बाहर निकलेगा, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सिम्टम मेरे साथ हुआ था। सुबह के 5 बजे मेरा म्यूकस प्लग ब्रेक हो चुका था, सर्विक्स मेरा ओपन हो गया था, वाइड हो गया था और थिक पिंक डिस्चार्ज मुझे होने लगा था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपने अंडरगारमेंट्स चेंज किए, उसके बाद मुझे और भी फ्लूइड आने लगा, मेरे कपड़े गीले होने लगे थे, तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई थी। इसके थोड़ी देर के बाद ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो अगर ऐसा हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसी है डॉक्टर के पास जाने के बाद। तो अब हॉस्पिटल पहुँचने के बाद एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो डॉक्टर आपके वेजाइना में अपनी दोनों उंगली को कुछ इस तरीके से डाल करके वो लोग चेक करती हैं कि बेबी का सिर नीचे आया है या नहीं, या फिर सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, वेजाइना का कितना माउथ ओपन हुआ है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। और उसी टाइम मुझे तुरंत बता दिया गया था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो जो हमने हॉस्पिटल में रूम बुक कराया था, हमें उसमें शिफ्ट करा दिया गया था और उसके बाद बेड पर लेटा करके आपको कुछ ड्रिप दिए जाएंगे। उस ड्रिप में आपको, अगर आपका पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको पेन बढ़ाने की भी इंजेक्शंस दी जाएंगी, जो कि मुझे दिया गया था। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी उस ड्रिप के थ्रू दी जाती हैं, कुछ विटामिन्स या पेरीनेटल विटामिन्स, जो भी डॉक्टर्स उसी के थ्रू देते हैं। उसके बाद अगर आपकी वेजाइना के पास गंदगी है तो उसे क्लियर किया जाता है, जैसे कि शेव किया जाएगा, जो कि मेरा भी हुआ था। फिर उसके बाद आपके बॉवल्स को क्लियर किया जाएगा ताकि बेबी अच्छे से बाहर की तरफ निकल जाए। तो अब बॉवल्स कैसे क्लियर होता है, तो एनिमा के थ्रू बॉवल्स को क्लियर करते हैं। एनिमा इंसर्ट करके बॉवल्स में जो भी आपके स्टूल्स हैं उसको क्लियर कर देंगे, कि ताकि उसके बाद आपके अंदर स्टूल्स ना रहें और काफ़ी ही ईजी हो बेबी को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद अब आपको बोला जाएगा कि आप वेट करें। डॉक्टर्स वेट करते हैं ताकि सर्विक्स का मुंह पूरी तरह से ओपन हो जाए। जनरली 3 से 10 सेंटीमीटर्स तक सर्विक्स का माउथ ओपन होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो सर्विक्स का माउथ ओपन होने में या फिर लेबर रूम में 16 से 20 घंटे लग जाते हैं। मेरे साथ हुआ ये था कि मुझे बोला गया था, मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 8 घंटे लगेंगे पूरे लेबर में। आप इसे थोड़े थोड़े घंटों में डिवाइड कर लो, किसी किसी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि वॉक करना या फिर कुछ एक्सरसाइज करना या लोगों से बातें करना, या जिस भी एक्टिविटी में आप अपने आप को इंडल्ज कर पाओ आप वो करो। लेकिन मेरी 1.5 घंटे में हो गई थी। वो कुछ महिलाओं को टाइम लगता है तो कुछ महिलाओं को तुरंत हो जाता है। मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, बाय लक मेरे साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ा। लेकिन हाँ, मुझे हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्टर ने आपको टाइम दे दिया है, ठीक है। अब बीच बीच में नर्स आएंगी, आपका चेकअप करेंगी। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ खाने के लिए बोला है तो आप खा सकते हो, जैसा कि मुझे बोला गया था कि आप हल्का फुल्का कुछ खा लो, तो मैं दूध और बिस्किट खा रही थी। बिस्किट मैं नहीं खा पा रही थी क्योंकि उस टाइम अब मेरा पेन बढ़ रहा था, धीरे धीरे मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध पिया था। अब यहाँ से और भी पेन स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आपका पेन बढ़ेगा, आपका सर्विक्स ओपन होगा, जब बच्चे की बाहर आने की टाइम होगी तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेट में ऐसा फील होगा, यूट्रस में ऐसा फील होगा कि जैसे बच्चा बहुत तेज़ी से घूम रहा हो, अब उसे नीचे आना ही आना है और आपको भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। ऐसा लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको स्टूल पास करना है, जो कि मेरे साथ भी होता था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बार बार वॉशरूम में जाके बैठती थी, मुझे लगता था कि स्टूल पास होने वाला है, पर ऐसा नहीं होता था। कुछ महिलाओं को जब डिलीवरी होने वाली रहती है, फिर सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है, तो उन्हें रेड स्पॉटिंग भी होने लगती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। जब मैं वॉशरूम में गई थी तो मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को बोला, मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बोला और फिर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। मेरा सर्विक्स पूरी तरह से ओपन हो चुका था, मेरा बेबी का सिर वेजाइना की तरफ आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद पेशेंट को लेबर रूम में ले जाया जाता है और उन्हें वहाँ लिटा दिया जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो बहुत से पेशेंट को हाफ सिटिंग पोजीशन में लेटाया जाता है, जैसे कि आपकी कमर तक आप लेटे होंगे पर आपका दोनों थाई पैर ऊपर की तरफ किसी सपोर्ट से वो बिठाया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें हाफ लेइंग पोजीशन में लेटे हुए होंगे, ठीक है। आपको लिटा करके फिर वहाँ डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप पुश करें ताकि बेबी बाहर आए।
साथ ही बेबी जो कि अंदर यूट्रस में है उसका भी हार्ट रेट चेक किया जाता है और देखा जाता है कि पानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया या फिर बच्चे ने हरा पानी तो नहीं पी लिया है। तो साथ ही उसमें बेबी को भी देखा जाता है और माँ को भी बोला जाता है कि आप पुश करें। तो डॉक्टर्स ऐसा पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आए या फिर आपका पेन स्टार्ट हो आप तुरंत पुश करें ताकि बेबी तुरंत बाहर की तरफ आ जाए। पेशेंट के वेजाइना में इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन होता है वेजाइना को सुन्न करने के लिए, ताकि जब बेबी बाहर की तरफ आए तो उसमें कट लग जाता है जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो। ठीक है, तो ईजिली बेबी बाहर आ जाए इसके लिए वेजाइना में थोड़ा कट किया जाता है और कट करने के लिए उस एरिया को सुन्न किया जाता है। और उसके बाद बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें ताकि बेबी तुरंत बाहर की तरफ आ जाए। इसमें ये भी डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसा कि मुझे बोला गया था, कि आप पुश करने पर ध्यान दो। अगर आपका स्टूल पास हो जाए, आपकी पॉटी हो जाए, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो होना नेचुरली है। लेकिन आप पूरी तरह से पुश पर ध्यान दो। पुश आपको इस तरीके से करना है जैसे कि आप स्टूल पास कर रहे हो। ठीक है, तो अब उसके बाद जब बेबी बाहर आ जाता है तो पहले बेबी का सिर बाहर की तरफ निकालते हैं, उसके बाद गर्दन और आराम से शोल्डर को बाहर निकालते हैं। पर कुछ केस में बेबी का सिर बाहर निकलने के बाद गर्दन में कॉर्ड लपेटा हुआ रह जाता है, तो डॉक्टर्स कॉर्ड को आराम से हटाते हैं, काफ़ी स्मूथली कॉर्ड को हटाते हैं। उसके बाद बेबी को धीरे धीरे आराम से बाहर की तरफ निकालते हैं। दोस्तों, जब बेबी बाहर निकल जाता है तो बेबी का जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसे उसमें 2 क्लिप लगा दिए जाते हैं कुछ इतने डिफरेंस में, और बीच में कॉर्ड कट कर दिया जाता है। जब बेबी बाहर निकल गया होता है तो उन्हें पेडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि पेडियाट्रिशियन बेबी का हेल्थ चेकअप करे और उनका नोज़ माउथ वो क्लीन करते हैं, बेबी को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और उनका हार्ट रेट, ऑक्सीजन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से बेबी को साइड में रख देते हैं और उसके बाद फिर अगर बेबी का सब सही रहा तो उन्हें पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। करीब आधे घंटे से कम के अंदर ही मेरे पेरेंट्स को दे दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जब बेबी बाहर निकल गया तो जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड से प्लेसेंटा भी अटैच होता है, प्लेसेंटा भी यूट्रस में ही होता है। तो उसके बाद अब प्लेसेंटा को भी निकालते हैं। कुछ पेशेंट को क्या होता है कि जब बेबी बाहर निकल जाता है फिर भी उन्हें पेन होता है, तो उस केस में अब प्लेसेंटा को भी बाहर निकलना है, इसलिए भी उन्हें कॉन्ट्रैक्शन आता रहता है। ठीक है, उसके बाद यूट्रस की अच्छे से क्लीनिंग करके फिर अब बारी आती है वेजाइना को स्टिच करने की। ठीक है, बहुत से पेशेंट को स्टिच करने के टाइम पे दर्द होता है, जैसा कि मुझे हुआ था, तो डॉक्टर्स उस केस में एनेस्थीसिया दे देते हैं वेजाइना के पास ताकि पेशेंट को दर्द ना हो और पेशेंट आराम करते हैं। तो फिर उसके बाद जब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो पेशेंट को वापस से हॉस्पिटल वाले रूम में, जो कि पेशेंट ने बुक किया रहता है, उसमें उनके पेरेंट्स के साथ उन्हें भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद पेशेंट को कुछ हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कोशिश रहती है डॉक्टर्स की कि वो जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीड कराएं, तो उसके लिए भी वो पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। और फिर उसके बाद फिर पेशेंट को बताया जाता है कि आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होगा ताकि आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन होने से स्टिचेस खुलने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही पेशेंट की स्टिचेस की टाइम टू टाइम चेकअप होती है ताकि उनके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑइंटमेंट प्रोवाइड की जाती है, क्रीम्स, और बैठने की भी पोजीशन बताई जाती है कि आपको कैसे फीड कराना है, बेबी को कैसे फीड कराना है। उसके बाद बेबी हेल्थ रिलेटेड भी कुछ बातें बताई जाती है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और जनरली 24 आवर्स के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसी 24 आवर्स के अंदर कोशिश किया जाता है कि पेशेंट वहाँ पे नहा ले, वो अच्छे से बाथिंग ले ले, उनकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। और उसके बाद उन्हें ये भी वॉशरूम में बताया जाता है कि आपको कैसे कमोड पर बैठ करके गर्म पानी में कैसे अपने वेजाइना को क्लीन करना है, जैसा कि मुझे भी बताया गया था। पर मैं वो घर पर आकर के नहीं कर पाई थी, तो मैंने सिर्फ ऑइंटमेंट क्रीम लगा करके और फिर मैंने अपनी सिटिंग पोजीशन सही रखी। इसके साथ ही मेरी 1.5 महीने में फुल्ली रिकवरी हो गई। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, और फिर हॉस्पिटल में क्या होता है, लेबर रूम में क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको अपनी भी कुछ स्टोरी बता दी और इसके बाद क्या ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई और भी क्वेरी मेरे से हो, आपको कुछ और भी अगर मेरे से जानना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ ऐसे ही बनाती रहूँ। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।